Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay safe. कोरोना तेजी से फैल रहा है बेटे, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कराया था। हमने बताया था भाई इकोनॉमिक्स की आपकी 2 बुक्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था, इसमें हमने इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया था। अब हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं भाई स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। पिछले में तो हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। अब देखिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो जो क्वांटिटेटिव यानी जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 2 3 400 500, तो जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट कैन ड्रॉन द कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में हम कहते हैं निष्कर्ष निकालना, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना या डिसीजन लेना बेटे। तो उसी डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है और जिससे कोई ना कोई कंक्लूजन या कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है बेटे। एक सिंगल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया 2। अब आप कहोगे भाई ये 2 एक मैथमेटिकल नंबर तो है, न्यूमेरिकल नंबर तो है, और ये 2 देखकर मुझे क्या पता लग रहा है? कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई क्या है ये 2। क्या ये गाय के 2 सींग है, या मेरे 2 हाथ है, या मेरे 2 पैर है? क्या है ये 2 बेटे? तो ये 2 देखकर हमें पता नहीं लग पा रहा कि ये क्या कहना चाहता है। तो एक अकेली इंफॉर्मेशन जिससे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते बेटे। दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स केवल उन्हीं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को कहा जाएगा जिससे कोई ना कोई निष्कर्ष या कोई ना कोई कंक्लूजन निकाला जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल द एवरेज मार्क्स ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स इज 70.20%। अब देखिए, तो अब ये कहना चाहता है कि भाई जो 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं पूरे सीबीएसई की हम बात कर लेते हैं कि भाई पूरे सीबीएसई में जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों की अगर एवरेज जोड़ दी जाए तो कितनी आ रही है? लगभग 70.20%। तो ये एक कंक्लूजन निकालता है भाई कि 10th क्लास में जितने भी बच्चे हैं पूरे इंडिया के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो एवरेजली एक बच्चा 70% मार्क्स स्कोर करता है। तो इससे हम एवरेज निकाल सकते हैं, यानी कंक्लूजन ड्रॉन कर सकते हैं बेटे। लेकिन जिन डाटा से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं कर पाती। तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, क्या होते हैं बेटे स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन that can draw the conclusion, जिससे कंक्लूजन निकाला जा सके बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स होता है आपका, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होते बेटे जिससे हम कोई ना कोई अंदाजा, एस्टिमेशन, निष्कर्ष या डिसीजन ले सकते हैं बेटे। एक सिंगल सेट ऑफ डाटा को हम कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा बेटे, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करती है। स्टैटिस्टिक्स के अपने मेथड होते हैं, अपनी टेक्निक्स होती हैं, अपनी क्वालिटीज होते हैं बेटे। उन्हीं डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे बेटे, ठीक है। अब क्या रखा है भाई, स्टैटिस्टिक्स की 2 सेंस होती है, एक होता है उसका सिंगुलर सेंस और एक होता है प्लूरल सेंस बेटे। सिंगुलर सेंस इन द मीन्स भाई सिंगुलर सेंस में हम जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसके सिंगल मेथड्स को पढ़ते हैं भाई। जो मेथड होता है वो अपना अलग मेथड होता है, एक अकेला मेथड होता है बेटे। तो हर मेथड अलग होता है, हर मेथड की अपनी अलग क्वालिटीज होती है। तो मेथड के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एक सिंगुलर सेंस है। क्या है? सिंगुलर सेंस है बेटे, ठीक है। और दूसरी तरफ हम कहेंगे भाई स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल सेंस है। सिंगुलर और प्लूरल तो आपको पता ही बेटे, सिंगुलर यानी अकेला, एक वचन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी कि बहुत सारे बेटे, बहुवचन। तो स्टैटिस्टिक्स दोनों ही हैं, सिंगुलर सेंस भी है और प्लूरल सेंस भी है। सिंगुलर इसलिए क्योंकि हर इसका मेथड अलग होता है, और प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है। ये अकेला नंबर के साथ डील नहीं करता, ये नंबर के साथ डील नहीं करता, बल्कि ये नंबर्स के साथ डील करता है। नंबर एस लग जाता है बेटे। अकेली इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाती, मैंने अभी बताया था आपको। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जब जोड़ दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है बेटे, तब स्टैटिस्टिक्स बनती है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल सेंस में होता है। तो आपको बता रखा है कि स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। तो बेटे स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स में या न्यूमेरिकल डाटाज में होता है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स एक
प्लूरल सेंस है। क्या है? प्लूरल सेंस, क्योंकि नंबर्स के साथ डील करता है, एक अकेले नंबर नहीं, नंबर्स के साथ डील करता है बेटे। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, भाई इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 138 करोड़ है, देखिए 138 करोड़, बहुत सारे नंबर्स को ऐड किया। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% है, देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 10% है, देखिए ये सारे नंबर्स के साथ डील करते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, जो सभी गुड्स को जोड़कर बनाई जाती है बेटे, ठीक है। हाँ, पॉपुलेशन देखिए इसमें भारत के सभी लोग शामिल हो गए बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा प्लूरल सेंस में नंबर्स की बात करेगा, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है तब उसे प्लूरल बनाया जाता है। तो पॉपुलेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गए, ये सारे स्टैटिस्टिक्स हैं बेटे, प्लूरल स्टैटिस्टिक्स हैं। जबकि एक अकेला इंफॉर्मेशन, एक अकेला सिंगल डाटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करता। जैसे कि राम गेट्स 100 रुपीज पर मंथ, भाई राम को 100 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं बेटे। तो यहां देखिए एक सिंगल इंफॉर्मेशन आई है केवल 100 रुपए। 100 रुपए के आधार पर हम इसे स्टैटिस्टिक्स थोड़ी नहीं बोल सकते हैं भाई। क्या है ये 100 रुपए? नो, इसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स तो हमेशा नंबर्स के साथ डील करती है, जबकि एक अकेला नंबर है, ये एक अकेला नंबर है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा भाई। राम को 100 रुपए मिलते हैं, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाले? कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगला शब्द सेंटेंस देखिए जिससे कंक्लूजन निकलेगा। अगला सेंटेंस देखिए कि भाई एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट। अब राम को 100 रुपए मिल रहे थे, हमने कहा ये तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है भाई, राम गेटिंग द 100 रुपीज इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब आ रहा है एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट, 10th क्लास स्टूडेंट इज रुपीज। भाई एवरेज की अब बात कर रहा है बेटे, किसकी बात कर रहा है? एवरेज की वो बात कर रहा है, इज रुपीज 80। कि भाई जो 10th क्लास में स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है बेटे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको जो एवरेजली रुपए मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 80 रुपीज पर मंथ बेटे। तो अब यहाँ इन्होंने सभी स्टूडेंट्स की बात कर ली, इसमें और स्टूडेंट शामिल हो गए, और ये 80 जो है वो एक एवरेज है। क्या है ये? एवरेज। जबकि ये जो 100 था यहाँ पर ये एक सिंगल सेट ऑफ डाटा था जो कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करता बेटे। तो आपको केयरफुली देखना है कि किस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं और किस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते बेटे। तो जो सिंगल डाटा होता है, सिंगल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करती। स्टैटिस्टिक्स के लिए हमें नंबर्स चाहिए, बहुत सारे डाटा चाहिए, एवरेज चाहिए, तब डील करेगी वो, ठीक है बेटे। तो आपको बता गया। अब देखो कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स है और क्या नहीं है। ए काउ हैज 4 लेग, एक गाय के 4 टांगे होती है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इट इज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। दूसरी तरफ कह रहा है भाई एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट, कि जो एवरेज हाइट होती है 26 साल से ज्यादा लोगों की इंडिया के अंदर तो वो है 6 फीट, जबकि नेपाल के अंदर है वो 5 फीट। देखिए ये स्टैटिस्टिक्स बनाती है, क्योंकि इंडिया में इसने सभी 26 साल से ज्यादा लोगों के नाम ले ली, 26 साल से ज्यादा लोगों को काउंट कर लिया कि भाई उनकी जो एवरेज हाइट होती है 6 फीट होती है, जबकि नेपाल में उन्हीं लोगों की हाइट कितनी होती है? 5 फीट। तो ये स्टैटिस्टिक्स था, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं था। आगे राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट, कि भाई राम के पास 200 रुपए है उसकी पॉकेट में। नो, सिंगल है, सिंगल है तो इससे कोई काम नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करेगी। जबकि दूसरी तरफ देखिए बर्थ रेट इन इंडिया इज 80%। बर्थ रेट जो भारत में जन्म दर है वो 80 पर 1000 है बेटे, 80 पर 1000, जबकि यूएसए में वही बर्थ रेट कितनी हो गई? 8 पर 1000। तो अब देखिए इंडिया का कंपैरिजन यूएस से होता है बर्थ रेट के केस में बेटे। तो ये स्टैटिस्टिक्स का निर्माण कर रहा है, जबकि राम के पास 200 रुपए, इससे कोई हमें क्लू नहीं मिल रहा कि ये स्टैटिस्टिक्स है बेटे। तो आपने देखा कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव नंबर्स के साथ डील करती है, एक अकेला नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करता बेटे। स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस होता है क्योंकि सिंगल डाटा के साथ डील ना करके बहुत सारे डाटा या बहुत सारे नंबर्स के साथ बेटे डील करता है। और स्टैटिस्टिक्स केवल उसे ही कहा जाएगा जिससे कोई ना कोई कंक्लूजन या डिसीजन लिया जा सके बेटे, निष्कर्ष निकाला जा सके। जिस चीज को पढ़ के कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे बेटे। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के साथ नंबर्स के साथ डीलिंग की जाती है बेटे। अब देख लीजिए फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट।
एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना या जोड़ना बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा बहुत सारे डाटा को जोड़ा जाता है, फैक्ट्स को, तथ्यों को, आंकड़ों को, डेटा को जोड़ा जाता है और फिर कंक्लूजन ड्रॉन किया जाता है। तो एक सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स का निर्माण नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स के लिए बेटे हमें एग्रीगेट ऑफ नंबर करना पड़ता है, नंबर्स को जोड़ना पड़ता है। जो नंबर जुड़ता है ओनली दैट थिंग इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अकेला नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता बेटे। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स को जब एग्रीगेट किया जाता है तभी हम उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट इन आवर कॉलेज देन इट हैज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम कहते हैं कि हमारे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट हैं तो इससे कोई सिग्निफिकेंस या कोई महत्वपूर्ण बात नहीं निकल कर आ रही, तो इसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। लेकिन इसे ही कहने का दूसरा सेंस देखिए कि इन आवर कॉलेज देयर आर 600 स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, 300 स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड 100 स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट। देखिए वहां भी 1000 की बात हो रही थी और यहां भी टोटल 1000 की बात हुई है, लेकिन यहां से निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई 1000 में से 600 स्टूडेंट साइंस के हैं, 300 कॉमर्स के हैं और 100 आर्ट्स के हैं। इट कैन ड्रॉन द कंक्लूजन, ये कंक्लूजन दे रहा है, ये आपको बता रहा है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट के बारे में बेटे। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, जबकि एक अकेली चीज स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाती। ठीक है, इसी तरह ये बता रहा है कि भाई इंडिया में 121 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, ठीक है, 11,66,439 है बेटे। तो ये सारे फैक्ट जो है वो एग्रीगेट है। क्या है? एग्रीगेट। भारत की 121 करोड़ की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार है और ये 2021 चल रहा है बेटे। जनसंख्या काउंट होगी और लगभग 140 करोड़ के आसपास निकल कर आएगी। दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। इकट्ठी कर दी चीजें, क्या कर दी हमने? इकट्ठी कर दी। तो ये था बेटा पहला पॉइंट कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। सेकंड पॉइंट आ रहा है एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो हमेशा ये जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स डाटा, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिकल नंबर्स के रूप में होते हैं। 1, 2, 400, 1000, लाख, इस रूप में होते हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का यहाँ कोई यूज नहीं होता। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि रिच एंड पुअर, अर्बन एंड रूरल बेटे, ठीक है, टॉल एंड स्मॉल, तो इनका कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं होता। यहाँ हमेशा न्यूमेरिकल नंबर्स या न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील की जाती है बेटे। ठीक है, तो for example we saying that Irfan Pathan is tall and Sachin is short, it has no statistical sense कि इरफान पठान लंबे हैं, सचिन छोटे हैं, इससे कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही, क्योंकि टॉल और शॉर्ट की बात हो रही है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा या न्यूमेरिकल टर्म्स की बात ही नहीं हो रही। अब अगर हम ये कहें कि इरफान पठान इज 6 फीट टॉल एंड सचिन इज 5 फीट टॉल, तो यहां से स्टैटिस्टिक्स निकल कर आ रही है कि जो 6 फीट है ये न्यूमेरिकल टर्म्स है और यहाँ 5 फीट न्यूमेरिकल टर्म्स है। शॉर्ट होना या टॉल होना ये न्यूमेरिकल नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा बेटे न्यूमेरिकल टर्म्स की बात की जाती है, क्वालिटेटिव टर्म्स, गुणों की बात नहीं है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, उसके गुण है, कोई गोरा है, कोई काला है, उसके गुण है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसके गुण है। स्टैटिस्टिक्स में गुण नहीं दिए जाते, स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटी यानी कि मात्रा के साथ बात की जाती है। भाई आप 6 फीट टॉल हो, आप 5 फीट टॉल हो, आपकी इनकम 50,000 पर मंथ है, किसी और की इनकम 20,000 पर मंथ है, तो इन न्यूमेरिकल डेटा की यहाँ बात की जाती है बेटे। तो सेकंड पॉइंट था एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। थर्ड है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोज यानी कि कारण बेटे। तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं उसके चेंज होने के या उसके इफेक्टेड होने के, इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? चेंज होना या परिवर्तन होना बेटे। तो जब एक स्टैटिस्टिकल डाटा में चेंज आता है तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होते। फॉर एग्जांपल बेटे किसी चीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं, उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसका कोई सिंगल कारण नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसकी कॉस्ट का इंक्रीज होना, भाई कॉस्ट इंक्रीज हुई है इसलिए प्राइस बढ़े, या उसकी डिमांड का इंक्रीज होना, भाई डिमांड बढ़ी है इसलिए प्राइस बढ़े। अब जैसा भी नवरात्रे गए हैं बेटे, तो नवरात्र में फल वगैरह के प्राइस कितने ज्यादा बढ़े क्योंकि ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसका कारण था डिमांड का इंक्रीज होना। किसका इंक्रीज होना? डिमांड का इंक्रीज होना। थर्ड कारण हो सकता है बेटे शॉर्टेज, किसी चीज की अगर शॉर्टेज पड़ जाए तो उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो किसी एक सिंगल कोज, सिंगल रीजन से चेंज नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके बहुत सारे
कारण हो सकते बेटे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ था रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? सटीक, सही एकदम, ठीक है, सही। तो जो स्टैटिस्टिकल आंकड़े होते हैं बेटे उसमें एक्यूरेसी देखी जा सकती है, ठीक है, एकदम सही होते हैं वो, क्या होते हैं? एकदम सही। सो अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी कैप्ट। तो स्टैटिस्टिकल आंकड़ों को लेते समय या परखते समय या कलेक्ट करते समय हमें एक्यूरेसी बनानी पड़ती है बेटे, सटीकता बनानी पड़ती है। दिस एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करेगी? इन्वेस्टिगेशन के पर्पस पर, कि आपने किस पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किए हैं या आंकड़े कलेक्ट किए बेटे। एक स्कूल के स्टूडेंट्स के आंकड़े आपने क्यों कलेक्ट किए, एक फैक्ट्री के वर्कर्स के आंकड़े आपने क्यों कलेक्ट किए, तो पर्पस पर डिपेंड करता है। तो बेटे एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिफ्थ है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल आंकड़ों को इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेशन में तभी डाला जाए बेटे जब उनमें सिमिलैरिटी हो। एक के आप रंग की बात कर लो, कलर की, और दूसरे की आप हाइट की बात कर लो, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनेगा बेटे, कोई कंपैरिजन। सिमिलर चीजों की हमें बात करनी है भाई। एक 10th पास और एक बीकॉम पास, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनता बेटे, कोई कंपैरिजन। तो स्टैटिस्टिक्स में जो कंपैरिजन होता है वो इक्विवेलेंट चीजों के बीच होता है, जो सिमिलर चीजें हैं बेटे। दो जो सिमिलर है ही नहीं, उसमें काहे का कंपैरिजन बनता है, आप सोच के देखिए। तो आपको बताया गया है कि सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड सो कंपेरेबल। तो बेटे केवल उन्हीं को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे जो आपस में कंपेरेबल है, जिन्हें कंपेयर किया जा सके, जिनकी तुलना की जा सके बेटे। एक साइंस स्टूडेंट की कॉमर्स स्टूडेंट के साथ कोई तुलना नहीं बनती, साइंस स्टूडेंट की दूसरे साइंस स्टूडेंट के साथ तुलना बनती है बेटे। तो कंपैरिजन जिनका किया जा सके वही स्टैटिस्टिक्स है। अनलेस दे हैव अ क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जब तक उनमें कंपैरिजन की क्वालिटी नहीं आएगी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएंगे बेटे। फॉर एग्जांपल, राम इज 40 ईयर ओल्ड, मोहन इज 5 फीट टॉल एंड सोनी इज 60 किलोग्राम ऑफ वेट। कोई कंपैरिजन नहीं बनेगा। एक का वेट उठा रहे हैं, दूसरे की हाइट उठा रहे हैं, तीसरे की एज उठा रहे हैं, नो कंपैरिजन बेटे। सिमिलर चीजों को उठाओ भाई, राम मोहन सोहन तीनों की आप हाइट उठाओ या एज उठाओ या फिर बेटे उनका वजन वेट उठाइए, तब कंपैरिजन बनता है, ठीक है। तो दे आर कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट म्यूचुअली रिलेटेड नॉर सब्जेक्ट टू कंपैरिजन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स बेटे ना तो म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं, ना ही सब्जेक्ट टू कंपैरिजन। इफ एज, हाइट एंड वेट ऑल द थ्री आर इंटर रिलेटेड, अगर एज, हाइट और वेट तीनों में ही कोई ना कोई रिलेशन है तभी वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में से बेटे हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? रिलेशन में, ठीक है। छठा पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपके हो चुके हैं, हो सकता है नीचे से आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं ऊपर से मिटा के दिखा देता हूं आपको। 6 पॉइंट है प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमिन पर्पस या ऑब्जेक्टिव, पर्पस या ऑब्जेक्टिव एक ही मतलब होता है बेटे। तो जो स्टैटिस्टिक्स आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं उनका पर्पस सेम होता है, उनका जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव है बेटे पहले से डिफाइन होना चाहिए। जैसे आप मजदूरों के बारे में आंकड़ा लेना चाहते हैं कि भाई कितने मजदूर को रेगुलर काम मिलता है, कौन बेटे डेली वेजेस होते हैं जो डेली काम ढूंढते हैं, तो मजदूरों का आंकड़ा लेना है तो आपको उसका पर्पस पहले से डिफाइन होना चाहिए। आपको किसी स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स के आंकड़े लेने हैं तो उसका जो पर्पस है या उद्देश्य है पहले से डिफाइन होनी चाहिए। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी पर्पस विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जो इंफॉर्मेशन बिना किसी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के ली गई है उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसीलिए बेटे इसके ऑब्जेक्टिव पहले से डिफाइन होने चाहिए। सातवां पॉइंट है कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट कैन बी एन्यूमरेटेड। इसे हम एन्यूमरेटेड मेथड से भी कलेक्ट कर सकते हैं और एस्टिमेटेड या फिर इसका एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं बेटे। जिन चीजों को हम एन्यूमरेट नहीं कर सकते यानी कि गिन नहीं सकते, जिन चीजों को हम एन्यूमरेशन का मतलब होता है गिनना, गिनकर अंदाजा लगाना, और जिन चीजों को गिन नहीं सकते तो फिर उसका एस्टिमेशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एस्टिमेशन बेटे, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं ये तो हम पता लगा सकते हैं एन्यूमरेटेड मेथड से, ठीक है, क्योंकि हर क्लास के स्टूडेंट गिन लेंगे, हर क्लास के स्टूडेंट गिन लेंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन पीएम ने एक रैली की बंगाल के अंदर, उसमें कितनी जनता जुड़ी बेटे ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, उसका हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एस्टिमेशन।
तो जो स्टैटिस्टिकल चीजें हैं या स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं उन्हें या तो हम एन्यूमरेशन मेथड से कलेक्ट करें या फिर हम उसका एस्टिमेशन लगाए, अंदाजा लगाए बेटे। तो स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और इट कैन बी एस्टिमेटेड बेटे। इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, अगर इन्वेस्टिगेशन की जो फील्ड है जहां हमें इंक्वायरी करनी है बेटे, इंफॉर्मेशन लेनी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो फिर उसका एस्टिमेशन यानी कि अंदाजा लगाया जाता है। दूसरी तरफ जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है, एक क्लास का मुझे आंकड़ा बताना है बेटे, तो क्लास में तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो आसानी से मैं उसे एन्यूमरेटेड मेथड से यानी गिनकर उनसे कंक्लूजन निकलवा सकता हूं बेटे, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है बेटे वो इन्यूमरेटेड या सिस्टमैटिक मैनर से ली जा सकती है। 8वां पॉइंट है कलेक्टेड बाय सिस्टमैटिक मैनर। बेटे सिस्टमैटिक यानी कि सिस्टम से, व्यवस्था से कलेक्ट करना, और व्यवस्था जब होती है जब उसे स्टेज वाइज या स्टेप वाइज किया जाए बेटे, प्रोसीजर के रूप में किया जाए। किसी काम को आपने ऐसे ही कर दिया बिना स्टेप को फॉलो करे, बिना प्रोसीजर को फॉलो करे, उस चीज को हम सिस्टमैटिक नहीं कहेंगे बेटे। सिस्टमैटिक चीज वो होती है जो हर स्टेप वाइज अच्छे से कलेक्ट की जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स के भी आपके वेरियस स्टेप होते हैं, स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस में ही इन्हें कलेक्ट करना पड़ता है बेटे, तभी वो सिस्टमैटिक कहलाती है। बिना सिस्टम से लिए हुए डाटा यूं ही वैसे कलेक्ट किए गए डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह पाएंगे, उसको हमें प्रॉपर प्रोसीजर से, प्रॉपर स्टेप से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें लिए जाएंगे बेटे। तो ये थे आपकी फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यहां हमने बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। अब मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस बेटे, ठीक है। तो प्लूरल सेंस की बात होगी, अब मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस कि भाई सिंगुलर सेंस क्या है बेटे। सिंगुलर सेंस इसलिए क्योंकि इसका हर एक अलग मेथड होता है बेटे, इसके वेरियस मेथड होते हैं और हर मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर मेथड अपना अलग कंक्लूजन बनाता है बेटे। तो क्योंकि इसके मेथड अलग अलग होते हैं, डाटा कलेक्ट करने के मेथड अलग अलग होते हैं, इसलिए ये सिंगुलर सेंस कहलाता है। देखिए बता रखा है आपको कि इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस और स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। तो स्टैटिस्टिकल मेथड की जब हम बात करते हैं, भाई मेथड हुआ या तरीका हुआ, जब इनकी बात करते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स को एक सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं। किस सेंस में पढ़ते हैं? सिंगुलर सेंस में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू टेक्निक ऑफ मैथ, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में टेक्निक की बात होती है, मेथड्स की बात होती है, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके प्रेजेंटेशन, उनके एनालिसिस और उनके इंटरप्रिटेशन की बात होती है। तो सिंगुलर सेंस में आप देखिए इनके बहुत सारे मेथड होते हैं स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के। तो क्या कहेंगे हम कि भाई सिंगुलर सेंस के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें इसके वेरियस मेथड या फिर टेक्निक की बात की जाती है बेटे, ठीक है। इसका स्टेप अलग अलग होता है, हर स्टेप की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होते हैं, इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है आपका सिंगुलर सेंस है बेटे। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा। मेथड देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा किया जाता है बेटे, और कलेक्शन ऑफ डाटा की अलग अलग टेक्निक होती हैं, अलग अलग मेथड होते हैं बेटे। इन्यूमरेटर होते हैं, क्वेश्चनियर भरवा लेते हैं हम, शेड्यूल भरवा लेते हैं भाई, ठीक है, एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं, तो बहुत सारे मेथड होते हैं बेटे। स्टेप 2 में होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। एक बार जब डाटा कलेक्ट किया जाए तो अब उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, डाटा को अच्छे से व्यवस्थित किए जाते हैं, क्योंकि डाटा हमें बिखरे हुए मिलते हैं, इधर उधर पड़े हुए डाटा मिलते हैं, उन्हें हमने कलेक्ट किया और उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया बेटे। ऑर्गेनाइज करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टेप 3 में हम डाटा को क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बेटे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कई तरह का होता है, उसको एक टेबल के द्वारा बनाया जा सकता है, उसकी एक पाई चार्ट के द्वारा दिखाया जा सकता है, उसको बार डायग्राम के द्वारा दिखाया जा सकता है, यानी उसको प्रेजेंट करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं और हर मेथड की अपनी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसके मेथड या टेक्निक की बात करेंगे बेटे। स्टेप 4 में होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, डाटा का विश्लेषण करते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं बेटे। और लास्ट स्टेप में होता है स्टेज 5 में इंटरप्रिटेशन, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डाटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है बेटे, और इंटरप्रिटेशन के बाद उससे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकाला जाता है। इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, यानी कि उनसे डिसीजन लेना बेटे। विश्लेषण कर लिया डेटे का, और अब उन डेटा का हमें क्या करना पड़ता है? इंटरप्रिटेशन हमें करना पड़ता है बेटे, ठीक है, यानी कि इंटरप्रिटेशन करने के बाद उससे फिर वेरियस डिसीजन लिए जाते हैं। इन सब के वेरियस टूल्स होते बेटे, ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया, इसका टूल्स है सेंसस टेक्निक एंड सिंपल टेक्निक,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हो गया, इसमें टैली बार बनाया जाता है, टैली बार आप बना कर आए हो। प्रेजेंटेशन में मैंने बताया टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब हो गए बेटे। एनालिसिस में भाई अलग अलग परसेंटेज हम निकालते हैं, इनकी एवरेज निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, और इंटरप्रिटेशन में बेटे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, एवरेज निकाली जाती है, रिलेशनशिप तैयार की जाते हैं बेटे। तो इस तरह से वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स या वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड या वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिससे स्टैटिस्टिक्स को बेटे संपूर्ण बनाया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है बेटे। थैंक यू वेरी मच।